गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम। बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड 2 मॉडल्स रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप जल्दी से उस वीडियो को देखिए, कवर कीजिए, उससे नोट्स प्रिपेयर कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका दैट इज थर्ड मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। जो थर्ड मॉडल था दैट वाज वाइडली एक्सेप्टेड वन। ठीक है, ये किसने दिया था बेटा? सिंगर एंड निकलसन इन 1972 दे गेव दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो थर्ड मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक, उसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया था। मैंने आपको बता दिया था कि देयर वर सम ड्रॉबैक्स, कुछ लैक्यूना थे फर्स्ट 2 मॉडल्स में। जो 2 मॉडल पहले दिए गए थे उनमें कुछ कमियां थी। दैट वो जो साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन थे और जो सैंडविच मॉडल दिया था डेनियल डल्सन ने, दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में किस तरह से जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से एंटर करते हैं, वाटर लविंग सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दोज कांसेप्ट्स। ठीक है, इसीलिए सिंगर और निकलसन ने थर्ड मॉडल दिया दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है बेटा फ्लूइड मोज़ेक। फ्लूइड का क्या मतलब है? यहाँ पर फ्लूइड का मतलब है लिक्विडिटी, कि जो मेम्ब्रेन है हमारी सेल मेम्ब्रेन वो उसमें फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स फ्लूइडिटी का क्या मतलब है? वो मूव कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मूव कर सकते हैं, जो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है, तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था उसका क्या मतलब है? ऐसा माना जाता है कि इनसे रिलेटेड 2 टर्म्स दी गई थी, 2 स्टेटमेंट दी गई थी बेटा। 2 स्टेटमेंट क्या दी गई थी? फर्स्ट वन वाज, जो पहली स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि जो ये प्रोटीन्स हैं दे आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इन प्रोटीन्स को क्या माना गया था कि ये प्रोटीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं? जैसे कि बर्फ की चट्टानें होती है वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर। ठीक है, प्रोटीन आर आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ऐसा माना गया था कि जो प्रोटीन है दे आर आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड। समुद्र में, लिपिड के समुद्र में जो प्रोटीन है वो बर्फ की चट्टानों का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया था दैट वाज लाइक, इनको क्या माना जाता था प्रोटीन्स को? अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज की बात करूं कि भाई जो गुलाब जामुन है वो चाशनी के अंदर भीगे हुए हैं, तो इनको किस तरह से, इन गुलाब जामुन को प्रोटीन के से कंपेयर किया गया था, और यहाँ जो आइसबर्ग्स हैं बर्फ की चट्टानें उनको प्रोटीन माना गया था। तो आप देख भी पा रहे हैं बेटा ये मॉडल जो है, ये वाला जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, तो जो इसमें अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो बच्चों आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें फॉस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट है, बाई लेयर प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है। ठीक है, ऊपर देख पा रहे हैं सिंगल लेयर ये है, सेकंड लेयर हमारी क्या है? ये है। ठीक है, उसके बाद लिपिड्स के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के अलावा जो हमारे हैं इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ब्लैक इससे, ये क्या है? हमारे प्रोटीन्स हैं। दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या है? ग्लाइकोलिपिड। ये वाला हमारा क्या है? ग्लाइकोलिपिड। और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किस किस से मिलकर बने हुए हैं? फॉस्फोलिपिड से, आपके प्रोटीन से और हमारे कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अब हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की बेटा, अगर मैं फॉस्फोलिपिड्स की बात करती हूँ तो आपको अच्छी तरह पता है फॉस्फोलिपिड की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है। फॉस्फेटाइल सीरीन हो सकता है, फॉस्फेटाइल कोलिन हो सकता है। ये जो अलग अलग नाम है ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप कौन कौन से अटैच है फॉस्फोलिपिड से, उसके बेसिस पे हम नाम ले रहे हैं। ठीक है, फॉस्फेटाइल कोलिन हो गया, सीरीन हो गया, फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन। ठीक है, तो किस तरह के ग्रुप्स इन फॉस्फोलिपिड से अटैच है उसके बेसिस पे हमने अलग अलग नाम दे दिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बच्चों बेटा, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की जगह आपको जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट हो सकता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। और ये रिजिड भी होगा, ये कम मूवमेंट शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो कुछ कुछ जगह यहाँ फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेटिडाइल सीरीन की जगह हमारा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी मिल सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई फॉस्फोलिपिड्स की। अदर देन दैट आपको अच्छी तरह पता है फॉस्फोलिपिड्स में अगर मैं बात करूँ लिपिड की बाय लेयर जो प्रेजेंट है, बाय लेयर जो प्रेजेंट है बेटा, अगर मैं फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है इसका हेड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का ये रीजन क्या कहला रहा है, हेड, एंड दिस रीजन इज नोन एज टेल, ठीक है। ये क्या कहलाती है, टेल। तो मैंने आपको पहले भी बताया है फॉस्फोलिपिड जो है हमारा इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक का क्या मतलब है बेटा, ये जो टेल वाला रीजन होता है इट इज हाइड्रो, देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है रटने की जरूरत, देखो इस तरह से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो टेल वाले जो रीजन है वो इनसाइड प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और जो हेड वाला रीजन है वो आउटसाइड प्रेजेंट है। तो ये जो सेल अगर मान लो ये पूरा हमारा सेल होता है तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एक्वस एनवायरनमेंट है, ठीक है। वाटरी वाटर प्रेजेंट होगा तो ये वाटर वाली साइड उसका हेड प्रेजेंट है, दैट मींस हेड तो कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ठीक है। हेड जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। और जो इसकी टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, ये वाटर से रिपेल कर रही है तो जाहिर सी बात है अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और बाहर वाला जो रीजन है वो क्या है, हमारा हेड, हेड क्या है, आउटसाइड प्रेजेंट है, और ये क्या कहलाता है, हाइड्रोफिलिक कहलाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये हेड हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए। फॉस्फोलिपिड्स के बाद हम आते हैं बेटा, फॉस्फोलिपिड्स के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा कहता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रोटीन दो तरह के प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, अनदर वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अनदर वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। यहां लिख देती हूँ मैं, जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया बेटा, वन इज एक्सट्रिंसिक वन और दूसरे हमारे क्या हो गए, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो भी दो तरह के हैं, एक पार्शियली बरिड, एक टोटली बरिड। प्रोटीन जो है आप देख रहे हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाले, इंट्रिंसिक मींस इनसाइड। तो जो इनसाइड प्रोटीन है वो दो तरह के हैं, एक तो बेटा कंप्लीटली इस मेम्ब्रेन के अंदर बरीड है तो ये टोटली बरीड प्रोटीन हो गए, और कुछ जो है पार्शियली बरीड है, कुछ पार्शियली बरीड है, ठीक है, कंप्लीटली अंदर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो ये प्रोटीन होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, जो टोटली बरीड हैं ये एक चैनल बना रहे हैं, ठीक है। एक तरह से बीच में इन्होंने क्या बना दिया, टनल बना दी, एक चैनल बना दी, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, जो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं दे आर हार्डली टू रिमूव, इनको रिमूव करना इजी नहीं होता, बट जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है दे कैन बी इजीली रिमूव्ड, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ वो कंप्लीट ज्यादा टाइट बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो टाइटली अटैच्ड होते हैं, हम उनको इजीली रिमूव नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट, जो इस टनल प्रोटीन के जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक वाले, टोटली वाले, इनसे अटैच स्पेक्ट्रिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ फीचर्स हो गए, कुछ आपके प्रोटीन के टाइप्स हो गए कि किस तरह के प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक्सचेंज कराते हैं मॉलिक्यूल्स का आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर सॉल्यूबल है, जो इजीली डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकते, उनका मूवमेंट कौन कराता है, ये प्रोटीन कराते हैं। किस फॉर्म में, चैनल की फॉर्म में, कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात,
दूसरी चीज, अब इसकी फॉस्फोलिपिड्स के कारण ये क्या दिखा रहा है, फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा है। फ्लूइडिटी मतलब ये लिपिड्स जो होते हैं इनका आपस में एक्सचेंज हो सकता है। अभी लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि भाई ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं क्या ये सच में ही फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म शो करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म का मतलब है ये वाली जो लेयर है ये मूव करके इधर आ जाए और ये वाली जो लेयर है ये मूव करके इधर चली जाए, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म कह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी एविडेंस हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन माना जाता है कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, लिक्विडिटी है, वो इसी कारण से, ठीक है, इनके टू एंड फ्रो मोशन की वजह से, फ्लिप फ्लॉप मोशन की वजह से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर प्रोटीन। प्रोटीन के बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट भी 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं बच्चों, दे कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे कैन बी ग्लाइकोलिपिड्स। देखो जो ग्लाइको वर्ड है, ग्लाइको वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ग्लाइकोलिपिड से क्या मतलब है, देखिए अगर ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट इस लिपिड से अटैच है तो ये कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट इस प्रोटीन से अटैच है, इस पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच हो रहा है, इससे अटैच हो रहा है, तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इन कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं बेटा, दीज कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। ये सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, किसी दूसरे सेल से अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। देखो फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी है, जो मेम्ब्रेन हमारी फ्लेक्सिबल है, उसके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। पहला तो वो ग्रोथ में हेल्प करेगा, जाहिर सी बात है, अगर सेल मेम्ब्रेन भी रिजिड हो जाएगी तो हमारा सेल जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज ये किसमें हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन सेल अटैचमेंट। जो जंक्शन बनते हैं, एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो रहा है, वो भी किस कारण से हो रहा है, इसकी फ्लूइडिटी के कारण से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें हमारी जो सेल जो फ्लूइडिटी है, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हेल्प करती है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिकॉग्निशन में हेल्प कर रहे हैं सेल को, ठीक है। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है, यहाँ पे आप एक एग्जांपल लीजिए, फर्टिलाइजेशन का हम एग्जांपल लेते हैं। फर्टिलाइजेशन में आपको पता है कि एक सिंगल स्पर्म जो होता है वही एक सिंगल ओवम को फर्टिलाइज करता है। बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं बट इनमें से सिर्फ एक ही है जो कि उस एग को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। अब उस एग को जो फर्टिलाइज कर रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ उसके पास रिसेप्टर होगा जो पर्टिकुलर उस एग से जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि मेरे पास ये क्या है, ये हमारा एग होता है, ये स्पर्म है, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर एक स्पर्म ये आ रहा है, ठीक है, दूसरा स्पर्म एक ये आ रहा है, ये दोनों स्पर्म जो है इस एग से फ्यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पास एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो सिर्फ इसको ही बाइंड कराएगा। ये चाहे कितना भी बाइंड हो, लेकिन इससे बाइंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसके पास कुछ ऐसे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं जो इसको इस रेड वाले के उसको रिकॉग्नाइज करेगी और अटैच कर लेगी। तो ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं किसके पास, एग सेल की मेम्ब्रेन पे और स्पर्म सेल की मेम्ब्रेन पे। इसीलिए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल रिकॉग्निशन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है। एंटीजन होता है फॉरेन सब्सटेंस और एंटीबॉडी मतलब जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, वेपन्स बनते हैं, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो जो एंटीजन है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही बनती है ना। तो वो भी किस कारण से है, सेम वही चीज है। कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है एंटीजन और एंटीबॉडी की बॉडी उसके सरफेस पे, उनके सरफेस पे, जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, पैटर्न की, ठीक है। ये हमारा थर्ड मॉडल था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है हमारी, उसके अगेंस्ट एक्सचेंज कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। देखिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा।
देखिए बेटा, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा, वो ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से हो सकता है? ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है हमारा मॉलिक्यूल्स का, सबसे पहला तो बेटा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जो मूवमेंट होगा इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेंगे, जहां कम है उसके साइड मूव करते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूजन सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स का हो पाएगा बेटा जो कि कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है या लिपिड लविंग है, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है, एक सेकंड, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कैसी है, बाइलेयर है, फोस्फोलिपिड लिपिड्स की बनी हुई है। तो लिपिड के थ्रू जो मूवमेंट होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन जो है जहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है वो इजीली मूव कर जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो आ रहा है हमारे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कैसे बेटा चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो चैनल के थ्रू मूव कर रहे हैं, जो कि कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है लिपिड जो है, जो हमारी बाइलेयर लिपिड है, वो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स को ही अलाउड करेगी। ठीक है, चैनल के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ये चैनल किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स को अलाउड करेंगे। लेकिन ये मूवमेंट भी कैसा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर मीडिएटेड। ठीक है, जहां हमें एक कैरियर की जरूरत पड़ रही है, इट मींस यहां मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे और ये मॉलिक्यूल्स, ये जो कैरियर मॉलिक्यूल है, ये कैरियर मीडिएटेड जो कैरियर मॉलिक्यूल है हमारा प्रोटीन है, ये क्या करता है, इस तरह से मूवमेंट शो करेगा। तो ये क्या हो गई, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो गई। यहाँ मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, जब ये इस तरह से रिवर्स हो जाएगा तो इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ इनसाइड ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्या बना है, कैरियर मीडिएटेड मूवमेंट। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो, ये भी है तो कैरियर मीडिएटेड ही, लेकिन यहाँ क्या है बेटा, यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑस्मोसिस में मेनली किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का। ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का। चैनल मीडिएटेड जो होगा हमारा, चैनल के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी कैसे सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग सब्सटेंसेस हैं। कैरियर मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड क्या होता है, मेनली जो जैसे आपके आयंस होते हैं, जो आयंस का मूवमेंट होता है वो कैरियर मीडिएटेड होता है। ठीक है, तो तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम आयंस हो गया। ठीक है, इन आयंस के लिए हमें प्रोटीन चैनल्स की, प्रोटीन इनकी कैरियर्स की जरूरत होती है। ठीक है,
जो क्या करेंगे यहाँ बाइंड करा लेंगे मॉलिक्यूल्स को और फिर रिवर्स करके मॉलिक्यूल्स को इनसाइड ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमें कैरियर की जरूरत पड़ रही है बेटा, लेकिन अलोंग विद दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर, इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि क्या है आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिना एनर्जी इन्वेस्ट किए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस है हमारी वो क्या कहलाती है बेटा, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट जो हमारे, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ये वाला जो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट वाला, ये हमारा कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो जनरली होता है बेटा वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, जहां कंसंट्रेशन लो होगी वो हाई की तरफ मूव कर रहा है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहला रहा है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस का एग्जांपल है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम आयंस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं, ठीक है, और अंदर कम होते हैं। और जो पोटेशियम आयंस हैं वो इनसाइड द मेम्ब्रेन ज्यादा होते हैं और बाहर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम जो है इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूव करता है और पोटेशियम आयंस जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो कंसंट्रेशन तो जबकि रिवर्स है दोनों की, सोडियम भी बाहर जा रहा है लेकिन वो अंदर से बाहर जा रहा है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस ही होता है और इसमें पंप जो यूज हो रहा है उसको सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। ठीक है, यही चैनल जो है इस तरह से जैसे सोडियम का मूवमेंट करा रहा है उसके साथ साथ ये क्या कराता है, पोटेशियम का भी मूवमेंट करा देता है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सोडियम पोटेशियम का मूवमेंट हो गया। ये जो सारे प्रोसेसेस ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है, अगर कोई चीज बहुत बल्क में प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उनका मूवमेंट कैसा होगा अब वो देखेंगे। जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो क्या कर रहा है बेटा, वो प्रोसेस को हम कहते हैं मेनली, जैसे आपकी होगी एंडोसाइटोसिस। मेनली एंडोसाइटोसिस के थ्रू बल्क का ट्रांसपोर्ट होता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। इसमें भी फिर आपकी दो कैटेगरीज आ जाती है बेटा, वन इज योर पिनोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, इसको हम बच्चों सेल ब्रिंकिंग भी कहते हैं। सेल ब्रिंकिंग भी कहा जाता है इसे, और फैगोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ईटिंग। सेल ईटिंग भी कहते हैं फैगोसाइटोसिस को। ठीक है, तो जो वाटर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके उनको सेल क्या करता है, इनसाइड अलाउ कर देता है, इधर थ्रू ऑस्मोसिस और सम अदर प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इस केस में फैगोसाइटोसिस में जो आपके जैसे फूड मॉलिक्यूल्स हो गए, फूड ग्रेन्यूल्स हैं, हैवी जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उनके मूवमेंट के लिए फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। जनरली इन दोनों ही प्रोसेस में होता क्या है बेटा, सपोज कीजिए कि ये आपका सेल है, ठीक है, और ये किसी सब्सटेंस है जिसको इसके अंदर जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इस तरह से इन्वेजिनेशन बना देती है और इन पार्टिकल्स को
क्या कहते हैं इसको हम, फैगोसोम, ठीक है। ये कहलाती है बच्चों एंडोसाइटोसिस, अंदर जाना, ठीक है, सेल के अंदर जाना, फैगोसोम। एंड लेटर ऑन दिस फैगोसोम इज डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स। हमारी सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बल्क ट्रांसपोर्ट। अब अगर सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल अंदर है, ठीक है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको बाहर रिमूव करना है, तो वो क्या कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस दैट मींस इजेक्शन, बाहर निकालना। किसी पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस को अगर बाहर इजेक्ट करना है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। तो हियर वी कंप्लीट आवर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है।